अस्सलामुअलैकुम। आज हैदराबाद में एंट्री टेस्ट हुआ है जो गवर्नर सिंध की जानिब से जो एक आईटी इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें आज पहला दिन था टेस्ट का और ये कल और परसों भी जारी रहेंगे। तो इस टेस्ट में टोटल 25 एमसीक्यूज़ है जो कि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी हैं। जो कुछ स्टूडेंट थे मेरे जिन्होंने टेस्ट दिया है और वो उन्होंने आके बताया है कि सेम टेस्ट वही था जो मैंने पास पेपर उनको सॉल्व कराया था। मतलब कि जो कराची में टेस्ट हुआ था एग्जैक्टली वही टेस्ट पेपर वहाँ पर था। समझो उन्होंने कॉपी यहाँ से कराया और वहाँ पर जाके बच्चों को दे दिया है। तो उन्हीं 25 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और उनके बारे में जानेंगे, उनकी बारीकियों को जांचेंगे। और अगर उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आएँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। तो चलिए जी, बिना वक्त आए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन खैर आपको देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कल भी आपको यही पेपर मिलने वाला है। ये ना मिलेगा तो 20-25 में से 20 सवाल यही होंगे। अरे पीछे बच क्या गया, लेकिन यही होंगे, फिक्र नहीं करें, ठीक है। तो उसके लिए आपसे गुजारिश ये है कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब वीडियो की जाने पड़ते हैं। चलें अभी अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, पेपर को। अ मैन हैज़ अ नंबर ऑफ डक कॉस्टिंग 100 रुपये ईच एंड 3 टाइम्स मैनी चिकन्स, 3 टाइम्स एज मैनी चिकन्स। वो बोल रहे हैं एक बंदा है, उसके पास 100 डक्स हैं और वो जो 100 डक्स हैं वो 3 गुना चिकन से ज़्यादा हैं। बस इस बात को याद रखिए। ये बोल रहा है कि एक बंदा है, उसके पास डक्स कितनी हैं? 100 डक्स हैं, ठीक है। डक्स हैं 100। आगे क्या बोल रहा है मैं इसे यूँ कर लेता हूँ। ये रहा, अ मैन हैज़ अ नंबर ऑफ डक्स कॉस्टिंग 100 रुपीज़ ईच एंड 3 टाइम्स एज मैनी चिकन्स कॉस्टिंग 60 रुपीज़ ईच। ये है ना जो 60 रुपये एक है चिकन की। चिकन कितने की? ये जो कीमत है ये है 100 रुपये। एक डक की कीमत 100 रुपये है और एक चिकन की कीमत कितनी है? 1 डक 1 चिकन, ये है 60 रुपये। RS का मतलब रुपीज़। एक डक की कीमत 100 रुपये है, एक चिकन की कीमत 60 रुपये है। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ डक्स एंड चिकन, टोटल कॉस्ट कितनी है? 4200, 4,200 रुपये टोटल कॉस्ट है। आगे फाइंड द नंबर ऑफ चिकन्स एंड द चिकन्स द मैन हैज़। बोल रहे हैं चिकन्स कितनी होंगी, आदमी के पास चिकन कितनी होंगी। इस सवाल को ज़रा समझें। वो बोल रहे हैं एक बंदे के पास आदमी और एक बंदे के पास डक्स और चिकन्स हैं। 100, एक डक की कीमत 100 रुपये है, एक चिकन की कीमत 60 रुपये है और उसके पास जो टोटल माल की कीमत बन रही है ना वो है 4,200 बन रही है। तो बताओ चिकन उसके पास कितनी है? चलें जी चिकन फाइंड कर लेते हैं। इसका एक तरीका है, उसके पास कितनी डक्स होंगी वो देख लेते हैं। एक की कीमत 100 है तो पता नहीं कितनी होंगी, चलो मान लेते हैं उसके पास x नंबर ऑफ डक्स हैं। तो हम एक की कीमत 100 रुपये है तो x की कीमत कितनी होगी? 100x होगी। हाँ, x डक इज इक्वल टू 100x। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक की कीमत हमें मालूम है ना, तो क्या होगी अगर उसके पास चलो 50 बत्तखें हैं तो यहाँ पर मैं 50 लिखूँगा और 50 को 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 50 बत्तखों की कीमत आ जाएगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही है ना, हमें नहीं पता उसके पास कितनी बत्तखें हैं तो मैंने बोल दिया उसके पास x बत्तखें हैं। अगर x बत्तखें हैं तो 100 के साथ x को मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल बत्तखों की कीमत आ जाएगी। सेम यही प्रोसीजर इसके साथ चिकन के साथ करना है। x चिकन बराबर है 60 मल्टीप्लाई बाय 3x। यहाँ मैंने 3 क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि ईच एंड 3 टाइम एज मैनी चिकन्स, ठीक है जी। वो बोल रहा है चिकन जो है ना वो बत्तखों से 3 गुना ज़्यादा है, इसीलिए मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया है। अब वो पेपर में ये भी बोल सकता है, वो बोल रहा है क्या बोल रहा है, ईच लेस देन 3 टाइम, ऐसा बोल दे तो 3 से डिवाइड कर देना। अगर लेस बोले तो डिवाइड कर देना, ग्रेटर बोल रहा है इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज़रूर नहीं 3 बोले, कुछ और भी बोल सकता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। ये क्या चीज़ है? ये कीमत है और ये क्या है? ये भी कीमत है। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए, x को यहाँ पुट पर करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को यहाँ से पुट करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? कीमत बन जाएगी। कितनी कीमत बन जाएगी? टोटल कीमत बन जाएगी। तो टोटल कीमत कितनी है? 4,200 है, क्वेश्चन में गिवन थी। तो मैं यूँ कर सकता हूँ 100x प्लस ये कितने हो जाएगा? 60 को 3 से मल्टीप्लाई करा 180x इज इक्वल टू 4,200। मैं यूँ कर सकता हूँ ना, ये है मेरी बत्तखों की कीमत और ये है मेरी चिकन्स की कीमत, बराबर है 4,200 के। इन दोनों को ऐड करो, 280x बराबर है 4,200।
200, और यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x यहीं रखूँगा, इसके साथ 280 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 280, और ये क्या होगा, इन दोनों को अगर डिवाइड करो तो आंसर आएगा 15। ये किसकी कीमत आ गई, एक बत्तख की कीमत आ गई। ठीक है, हमें चिकन की कीमत चाहिए, चिकन बत्तखों से कितनी गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x बराबर है 45 के। ये x क्या है, अब ये चिकन की वैल्यू आ गई, चिकन की तादाद आ गई। तो चिकन कितनी है उसके पास, 15 चिकन है और 45 चिकन, और इसका राइट आंसर बी है। सही है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें सही नहीं कराया था। मैंने जब डिवाइड कराया था तो 150 लिख दिया था, हालांकि मुझे 15 लिखना था। मैंने शायद यहाँ पर 280 कैलकुलेटर में नहीं, कैलकुलेटर में 28 पुट किया होगा, इसलिए यहाँ पर 150 आ गया। तो अब ये इसका सही आंसर है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, इफ़ 10% इज़ डिड्यूस्ड फ्रॉम अ बिल 585 रिमेन्स टू बी पेड, हाउ मच इज़ द बिल। और बोल रहे हैं अगर 10% इस बिल में से रियायत दी गई है, कम कर दिया गया है, 585 रुपये बिल दिया है। अब ये जो बिल दिया है ना किसी ने भी, इस बिल में से 10% की कमी की गई है, तो पूछा गया है कि टोटल बिल कितना था, हाउ मच इज़ द बिल, टोटल बिल कितना है। तो चलें जी, इसे हम 2 तरीक़ों से फाइंड करते हैं। एक है वर्ड प्रॉब्लम, इस तरीके से आप थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम भी समझ जाएंगे, और दूसरा है तरीका वो परसेंटेज का ओरिजिनल तरीका है। तो काफ़ी स्टूडेंट, मैंने परसेंटेज की इतनी वीडियो बनाई हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और जब 3-4 तो मैथ के जो मैंने MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs के नाम से वीडियोस बनाई हैं, उसमें भी परसेंटेज का सॉल्यूशन कराया मैंने। उसके बावजूद स्टूडेंट मुझे कुछ बोल रहे हैं कि परसेंटेज में थोड़ा सा मसला हो रहा है। अगर आपको परसेंटेज में मसला हो रहा है ना, रियल जो उसका वैलिड तरीका है समझने का, उस तरीक़ों का आप ना समझें। जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ वो वर्ड प्रॉब्लम है, शायद उस तरीके से आपको आसान हो जाए तो उस तरीके से समझ लें। लेकिन हर सवाल ऐसा परसेंटेज का सवाल इस तरीके से नहीं हो सकता। शायद कोई हो जाए, लेकिन ज़्यादातर हो जाते हैं, लेकिन कोई होते हैं जो नहीं होते। अब इस किस्म के अगर सवाल जब भी आए तो आप वर्ड प्रॉब्लम से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। देखो जी, सवाल को आपने गौर से देख लिया, गौर से देखो, और करीब करके देखो, गौर से देखो। अब जो हमें वैल्यू दी गई है, कितनी वैल्यू है, बिल कितना दिया है, बिल किसी ने फाड़ के दिया है 585 का, और उसमें से 10% रियायत है। इसका मतलब जो 585 है ना, ये जो बिल है ये 90% बिल है, 100% बिल नहीं है। 100% बिल क्यों नहीं है भाई, क्यों हमें 100% चीज़ें नहीं मिल रही। अरे यार, बिल 100 नहीं, क्यों लेना है, कम ही लो यार। 10% की रियायत करके दे रहे हैं तो कोई मसला है। 10% की डिड्यूस्ड बिल है ये, तो मतलब 90% है ना, बिल्कुल 90% है। तो 10% कितना है, पता नहीं कितना है, x, वो 10% कितना है हम नहीं जानते। ऐसी बात है ना, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही होती हैं। इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर 90% बिल इतना है तो 10% बिल कितना होगा, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम तरीके, दोनों सेम लिखे हुए हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर 10% बिल x है तो 90% बिल 580 होगा, 585 होगा। ऐसे करके भी लिख सकते हैं। मैंने इन 3 तरीक़ों से लिख दिया। जो कि मैं यूज़ करूँगा वो ये वाला तरीका यूज़ करूँगा। पूछो क्यों यूज़ करूँगा, चलो जब यूज़ कर लूँगा तब आपको बताऊँगा। ठीक है, 10% बिल कितना है, x है, वही तो हमें मालूम करना है। जो हमें रियायत दी है, कितने की रियायत दी है, अगर वो मालूम हो जाए तो फिर क्या करोगे, उस बिल को इसमें ऐड कर दोगे 585 में, तो टोटल 100% हो जाएगा। क्यों करोगे, इससे जो आंसर आएगा ना वो टोटल 100% का ही आएगा। यही तो तरीका, यही तो फ़ायदा है वर्ड प्रॉब्लम का। हर इन सब तरीक़ों से ना आंसर सेम ही आएगा, देख लेना। अच्छा जी, चलो सॉल्व करते हैं। ये है डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ाओ तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर परसेंटेज में बढ़ा दूं तो बिल बढ़ जाएगा ना, 10% कम होगा 90% और ज़्यादा बिल होगा, ऐसा ही है ना। तो इसे डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। डायरेक्ट रिलेशन का ये फ़ायदा होता है, अगर मैं 10 को ऊपर रख रहा हूँ तो उसके नीचे बिल्कुल 90 रखूँगा। अब इसी साइड को देखते हुए इस साइड को भी सॉल्व करेंगे। x को ऊपर रख रहा हूँ, 585 को नीचे रखूँगा। कैसे, मैं ये बोल रहा हूँ 10 यहाँ 10 थोड़ी है, 100% बिल है ना भाई, 100% बिल है। 585 90% है तो 100% कितना होगा, यही तो हम पूछ रहे हैं। 10% थोड़ी पूछ रहे हैं भाई, 100%। आई एम सो सॉरी, 100% बिल। 585 जो है ना वो 90% बिल है, हमें तो 100% बिल चाहिए ना, 10% नहीं चाहिए। तो क्या करूँगा, 100 ऊपर रखूँगा, 90 नीचे रखूँगा, ऐसी बात है। अब यहाँ पर भी मुझे x ही ऊपर रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यहाँ से कोई चीज़ बढ़ रही है तो यहाँ से भी कोई चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, इसको डायरेक्ट कहते हैं। तो मतलब जिस
तरीके से इसको यहाँ पर लिखेंगे, सेम तरीके से इस साइड को भी ऐसे लिखेंगे। इस साइड को ये जो ऊपर था उसे हमने लाइन के ऊपर रखा है, अब यहाँ पर भी वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर x ऊपर है तो x को ही लाइन के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करो, हमें क्या चाहिए, हमें x वैल्यू चाहिए। तो x को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 585 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, वहाँ पर जो भी है उसी से। इसे एक कैलकुलेटर पर अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 650, ठीक है, 650। तो x कितना है, 650, और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 650 रुपये का बिल था जो 10% कम हो गए 585 आया है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, करनी है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन नॉर्मली टेक्स 5 आवर्स, ये देखिए मैं 13वां क्वेश्चन देख रहा हूँ, 5 आवर्स टू ट्रेवल एट अ सर्टेन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। वन डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड दैट द जर्नी फ्रॉम ए टू बी टेक्स हाफ एन आवर लेस देन द नॉर्मल टाइम, फाइंड इट्स हिज नॉर्मल स्पीड। यही सवाल में कह रहा है कि एक बंदा है, एक शहर से दूसरे शहर 5 घंटों में पहुँचता है। चलें जी, ठीक है। वन डे, एक दिन वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है, 4 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा देता है और अपने शहर पहुंच जाता है आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर लेस देन द नॉर्मल टाइम, आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमें उसकी नॉर्मल स्पीड को फाइंड करना है। चलें इसको इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं, और ये इक्वेशन के ज़रिए ही सॉल्व होगा। पहली कंडीशन के मुताबिक क्या बोल रहा है कि वो, अच्छा मैं क्या फाइंड करना है, नॉर्मल स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। टाइम के लिए मैं टी लिख दूँ अकेला, काफ़ी चलेगा। ये स्पीड का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। हमें इस फॉर्मूले के ज़रिए स्पीड फाइंड करनी है। चलें जी, अब पहली वो बात कह रहा है कि एक बंदा 5 घंटे लेता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। टाइम कितना है, 5 घंटे है। एक शहर से दूसरे शहर जाने में वो 5 घंटे लेता है ना, तो पहली कंडीशन के मुताबिक ये फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल बन गया। अगर मैं इसको थोड़े से और अल्फाज में लिखना चाहूँ, मैं अब बोल रहा हूँ डेटा बनाऊँ कि जो स्पीड है, डेटा तो पहले बनाते हैं, स्पीड बराबर है एस के, ठीक है। स्पीड की जगह मैं एस लिखूँगा, कहने का मकसद ये है। तो मैं 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिस्टेंस अकेला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू 5s। ये s क्या चीज़ है, s स्पीड है। देखो ना, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, स्पीड से। तो मैंने ऐसे ही तो लिखा है, देखो 5s, s का मतलब स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर अकेला हो गया। ये तो छोड़ दो इसको भी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, अब इसे हमने हाथ नहीं लगाना फ़िलहाल। अब दूसरी कंडीशन देखो, एक दिन, ऐसा ही है ना, वन डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर। अब वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, तो स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 4 + s। अपने उसने जितनी भी स्पीड थी ना, उसमें उसने 4 किलोमीटर का इजाफा कर दिया। अब स्पीड ये हो गई, पहले स्पीड कितनी थी, पहले खाली एस थी, अब उसने स्पीड क्या कर दी, 4 किलोमीटर बढ़ा दी, तो मैंने 4 किलोमीटर उसमें ऐड कर दिया। अब बताओ कि उसने कितना फासला, कितना स्पीड उसकी टोटल कितनी है, टोटल स्पीड कितनी है। एक से दूसरे शहर गया है, आधा घंटा पहले पहुंचा है, टाइम कितना है, टाइम अब इस बार कितना है, टाइम है आधा घंटा पहले पहुंचा था, पहले 5 था, अब कितना होगा, 4.5 होगा। ऐसी बात है ना, स्पीड कितनी है, इतनी है, टाइम कितना है, इतना है, तो वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी, और मतलब वही स्पीड फाइंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये देखो, सेम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, स्पीड की जगह क्या लिखूंगा, इस स्पीड की जगह ये वाली चीज़ लिखूंगा, 4 + 5, 4 + s लिखूंगा, 5 नहीं s, ये s है, बराबर है डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह तो डिस्टेंस ही लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ टाइम डालते ना, टाइम कितना है, 4.5 है, तो मैंने यहाँ पर 4.5 लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। ये चीज़ कैसे ही मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो फिर वो मुझे बताएं, इससे आगे मैं आपको दूसरा समझा रहा हूँ। अब दूसरी कंडीशन थी कि एक दिन वो अपनी स्पीड में 4 किलोमीटर का इजाफा कर देता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक दिन वो अपनी जो उसकी जितनी भी स्पीड है उसमें उसने 4 किलोमीटर का इजाफा कर दिया, 4 पॉइंट का इजाफा किया है, 4 किलोमीटर पर आवर का इजाफा कर दे, तो ये स्पीड बन जाएगी ना, उसकी टोटल स्पीड में क्या ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। चलें जी, ठीक है। अब टाइम कितना है, टाइम 4.5 है। मुझे कैसे पता चला, उसने लिखा है कि जितनी देर में वो एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा था ना, जब उसने 4 किलोमीटर की स्पीड का इजाफा किया है, तब से वो आधा घंटा पहले पहुँचने लग गया है, तो मतलब 4.5 घंटे पहुँचेगा ना।
चलें जी ठीक है। अब इसी चीज़ को लेते हुए हमने वैल्यू फॉर्मूले में पुट की। फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, ये रही स्पीड, जो वो इंक्रीज करेगा ना वो वाली डालनी है। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिख दिया, टाइम की जगह 4.5 लिख दिया, 4.5। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैंने डिस्टेंस को अलग करना है। यहाँ 4.5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह, 4 प्लस एस, ये एस है यार 5 लग रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 बन गई है मेरी। ठीक है जी, चलें जी ठीक है। इसे मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, लेकिन अभी चलो इसे अभी कर देते, नहीं छोड़ो अब नहीं करते। एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है, दोनों को इक्वेट करके मैं एस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। एस क्या चीज़ है, एस स्पीड है, हमें स्पीड ही फाइंड करनी है। देखो, फाइंड हिज नॉर्मल स्पीड। दोनों को इक्वेट क्यों करूंगा, क्योंकि इनकी एक साइड बराबर है। बताओ इन दोनों में से एक साइड पर क्या लिखा हुआ है, एक साइड पर डिस्टेंस लिखा हुआ है और एक साइड पर 5s लिखा हुआ है। तो बताओ यहाँ पर एक साइड पर क्या लिखा हुआ है, एक साइड पर डिस्टेंस भी है, इसका मतलब उसकी भी एक साइड पर डिस्टेंस है, इसकी भी एक साइड पर डिस्टेंस है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लेफ्ट साइड पर डिस्टेंस है और उसके राइट साइड पर डिस्टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस है ना, मतलब एक साइड बराबर है। तो हम इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं, डिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। देखो, वो लिखूंगा मैं 5s और यहाँ पर लिखूंगा 4.5, 4 प्लस एस। ठीक है, मैंने इनकी दूसरी साइड को इक्वेट कर दिया। जो साइड सेम थी उसको मैंने नहीं लिखा, दूसरी साइड को इक्वेट का मतलब एक साइड उसकी लिखी, बीच में इक्वल टू का निशान, दूसरी साइड दूसरी की लिखी। ठीक है, अब यहाँ पर मजीद सॉल्व करूँगा। ये 4.5 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाएगा दोनों से। 4.5 जब 4 से होगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, और 4.5 जब एस से होगा तो 4.5 एस आएगा। ठीक है, अब मुझे एस की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये क्या करूँगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हमने कुछ गलती तो नहीं की। 4.5 जब 4 से होगा तो कितना आएगा, 18 आएगा, 10 थोड़ी आएगा, 18 आएगा। सही है, अब क्या करना है, मुझे एस की वैल्यू चाहिए ना। एस यहाँ पर प्लस हो रहा है, वो उधर जाके उधर भेज दूंगा इसे, 5s माइनस 4s, 4.5 एस इज इक्वल टू 18। ये चीज़ समझ आई है आपको। वैसे ये मैंने एक बेसिक मैथ बनाई गई थी। एस चाहिए ना, एस क्या चीज़ है, एस स्पीड है, स्पीड ही तो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0.5 ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा ना। इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 5 में से 4.5 जाएंगे तो आधा बचेगा, आधा कितना होता है, 0.5 होता है, और यहाँ पर 18 है। अब क्या करेंगे, मुझे एस चाहिए, एस के साथ कौन चिपका हुआ है, 0.5 चिपका हुआ है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये लो 0.5। जब 18 को 0.5 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 36, और 36 ही हमारा राइट आंसर है। मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन का या तो आप रट्टा मार लो या तो कुछ आप कर लो। ये है 36, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, रट्टा ही मार लो, लेकिन मैंने कोशिश तो की है कि अच्छे से समझ आ जाए, बाकी अल्लाह खैर करेगा, समझ आ ही जाएगा आपको। कोशिश करें, एक दफ़ा फिर से देखें इसे। हम अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। विद अ पीक एलिवेशन ऑफ 8611 8611 मीटर, और ये फीट में भी बताया गया है 28 to 51 फीट। अब इन वैल्यूज़ को आप याद रख लें, नेक्स्ट टेस्ट में हो सकता है कि इन्हीं के क्वेश्चन की वैल्यूज़ पूछी जाएँ। वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ अ K2 पहाड़ की एलिवेशन कितनी है। एलिवेशन क्या होती है, एलिवेशन ऊंचाई होती है। ऊंचाई मीटर में भी याद कर लें, फीट में भी याद कर लें। मैं इसको थोड़ा सा आपको मज़ीद समझा देता हूँ। K2 पहाड़ यूँ है ना, कुछ ऐसे K2 पहाड़ है, और ये समझो ये रोड होगी K2 पहाड़ के बराबर में जो रोड जा रही है, और वो जो रोड सीधा कटी पहाड़ी में आ रही है। अबे भाई, K2 पहाड़ के बराबर में कोई रोड नहीं जा रही। ये जो रोड मैंने बनाई है ना, ये समझो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ऊपर पहाड़ी जा रही है। तो इस पहाड़ी की इस नोक से बिल्कुल ये ज़मीन तक का जो फासला है, वो कितना फासला है, 8611 मीटर। ठीक है जी, मैं कटी पहाड़ी में नहीं रहता, कुछ भी कर ऐसा कोई बात करने तो मैं कटी पहाड़ी को ले आता हूँ बीच में, लेकिन रहता कटी पहाड़ी में नहीं हूँ, उससे थोड़ा सा आगे रहता हूँ। 8611 मीटर ये फासला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, 8611 मीटर। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितना होता है, तो ये आप सुन लीजिए, ये होता है 8.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब मैं अगर आपको कोई एक जगह से दूसरी जगह का फासला बताऊं, सखी हसन से बोर्ड ऑफिस है ना, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड ऑफिस या मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, सखी हसन से बोर्ड ऑफिस से भी आगे तक का जो फासला है, ये है 8 किलोमीटर का बनता है। ठीक है, तकरीबन 8 किलोमीटर बनता है। तो ये समझो इतना फासला, इतनी ऊंचाई पर है K2 की पहाड़ी। अब इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितनी बन रही है, 28,251 मीटर। सॉरी, ये मीटर है और ये फीट है, 28,000
251 फीट। अब इन दोनों में वैल्यू को याद रख लें। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द एलिवेशन, एलिवेशन ये इसे एलिवेशन भी कहते हैं। दूसरा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2। अब नीचे ऑप्शन यूँ होंगे, कुछ ऑप्शन यूँ होंगे 8611, 9611, 7611, 5511, ऐसे कुछ होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर मीटर लिखा होगा, एम का क्या मतलब होता है, एम का मतलब होता है मीटर, तो आप यहाँ पर पुट कर टिक कर दें, ठीक है। अब यूँ भी हो सकता है ये लिखा हुआ हो 28 25 1 28,251, तो आगे क्या लिखा हुआ है, फिट लिखा हुआ है। मीटर फिट से छोटा होता है, 1 मीटर में 3 फिट होते हैं, तकरीबन 3.25 फीट होते हैं, ठीक है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है ना, बस यार बहुत है, समझ लो यार, दिमाग में बिठा लो, पास हो जाओ बस किसी तरह, मेरी यही दुआ है बस, ठीक है। अब इसका वैसे यहाँ पर कुछ सवाल और है, उसे देखते हैं कि किस तरीके से सवाल है। विद अ पीक एलिवेशन ऑफ 8611 मीटर और इतने फीट, K2 इज डैश ऑफ द क्रक्रम रेंज। क्या है, चोटी है, पीक है, पीक है, पीक क्या है, पीक है, पहाड़ी नहीं है, पीक है। 8200 फीट उसकी चोटी तक की ऊंचाई है, ठीक है। आगे क्या है, हिल भी नहीं है, पार्ट हिस्सा भी नहीं है, इसे हम पीक कहते हैं। पीक का मतलब होता है चोटी। आगे देखो अगला सवाल है, बस इसका आंसर पीक है, सही है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है, अभी फाइंड करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सही है। ये फॉर्मूला है। रेक्टेंगल बना भी देता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल छोटा सा बना दिया ऐसा ही। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, लेंथ होती है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, विड्थ होती है। जब इसकी वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। चलें जी, अब आगे सवाल तो पढ़ो क्या है। आगे सवाल है, अब लेंथ की वैल्यू दी गई है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की, जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ का डबल है, ठीक है। अगर हम सपोज कर लें कि उसकी विड्थ x है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ 2x होगी। आई बात समझ में, उसने ऐसे ही बोला है ना, उसने बोला है हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। अगर विड्थ x है तो लेंथ कितनी होगी, 2x होगी। यहाँ तक बात लॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड हुज पैरामीटर, अब पैरामीटर भी दे रहा है, पैरामीटर इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 1। वो बोल रहा है इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है, ये पैरामीटर होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी लाइन पर हम जा रहे हैं इसे पैरामीटर कहते हैं। इसका जो पैरामीटर है वो कितना पैरामीटर है, उस पैरामीटर के, उस स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है जिसका एरिया 1 होता है। चलें जी, ठीक है। अब एरिया 1 होता है स्क्वायर का, अगर एरिया 1 स्क्वायर है, स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है जिसकी चारों साइड हैं इक्वल हो। उसका पैरामीटर, अगर इसका एरिया 1 है ना, तो स्क्वायर का, जिस स्क्वायर का एरिया 1 हो तो उसका पैरामीटर कितना होता है, 4 होता है। बात समझ आ रही है, ये सिर्फ स्क्वायर की ही खासियत है, अगर स्क्वायर का पैरामीटर 4 ही होता है, ठीक है जी। बस यहाँ तक बात लॉक करते हैं। अगर इसका पैरामीटर 1 है तो इसका एरिया 1 है तो इसका पैरामीटर कितना होगा, 4 होगा। अब बताते हैं यहाँ पर, अब इसका पैरामीटर कितना है, इतना है, इसके बराबर है, सही है। और रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, मैं आपको यहाँ लिख दूँ पैरामीटर, PR लिख दूँ, कितना होता है, 6x होता है, ठीक है। ये P स्क्वायर है, P स्क्वायर का पैरामीटर 4 होता है और रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 6x। ये आप लाजमी याद रख लें। ये वैसे इसका एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, मतलब कि इसका फार्मूला कुछ नहीं, बस इसका पैरामीटर 6x होता है, जिसका, हाँ 6x ही होता है, बस पैरामीटर 6x है। बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, स्क्वायर का पैरामीटर 4 होता है और इसका पैरामीटर 6x होता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरामीटर तो दोनों है ना, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका पैरामीटर है वही बराबर है स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये पैरामीटर और ये पैरामीटर इक्वल हैं, तो मैं यूँ कर सकता हूँ 6x इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3। 2 के टेबल से दोनों को काटो तो x कितना आ गया, 2/3। अगर मैं यही x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी, बिल्कुल लेंथ आ जाएगी। लेंथ कितनी होती है इसकी, 2x होती है, और x की वैल्यू मेरे पास अभी अभी आई है, कितनी है, 2/3 है। तो 2 को 2 लिखूंगा, x की जगह 2/3 लिखूंगा और ये बराबर है 4/3 के।
आई बात समझ में। लेंथ कैसे निकाली है पता चला आपको, ये रही ना लेंथ। लेंथ कितनी है 2x है, मैंने l बराबर है 2x लिख दिया। अब आगे क्या लिखा 2 का तो 2 आ गया, मगर x की जगह मैंने क्या लिखा है 2/3 लिखा है। क्यों 2/3 लिखा है? क्योंकि अभी तो पैरामीटर को इक्वेट करके हमने x की वैल्यू निकाली है, पैरामीटर को बराबर रखा, क्योंकि उसने बोला है जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है वही स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है, इसीलिए मैंने इसको इक्वल किया है। अब x की वैल्यू 2/3 आ गई, x मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर दिया, सही है। और इसका जवाब क्या आ गया 4/3 आ गया। लेंथ की वैल्यू आ गई, कितनी है 4/3, याद रखिएगा। अब आगे मुझे लेनी है विड्थ। विड्थ कितनी है x तो मालूम है, कब मालूम की है, अरे अभी तो मालूम की है, ये रही x की वैल्यू 2/3, पैरामीटर को बराबर रख के मालूम की है ना। x कितनी है 2/3। मैंने शुरू में ही इस सवाल के बताया था, जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करते हैं तो लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ से। लेंथ आ गई, कितनी आई है 4/3, विड्थ कितनी है x कितना है 2/3, तो 2/3 और 4/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका एरिया इंशाल्लाह आ जाएगा। एरिया को a से लिख देता हूँ खाली फिलहाल, तो कितनी है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले से। 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 8/9, और इसका राइट आंसर है 8/9 जो कि सी में है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। वैसे थोड़ा सा मुश्किल है यार, इतना मुश्किल, बस अल्लाह खैर करे। खैर इन सवालों को भी आप याद रख लीजिए, काम आएंगे। आगे देखो, If A is equal to the sum of B plus B and C, which of the following is equal to the difference of B and C? अच्छा, अगर वो बोल रहा है अगर A है, A is equal to the sum of B plus C, A equal to sum of B plus C, इसके बराबर है, ठीक है जी। अब वो क्या पूछ रहा है, तो अब आगे वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का डिफरेंस क्या होता है, बी माइनस सी, ये होता है डिफरेंस। तो ये किसके बराबर होगा, तो इसको मैं क्या बोल दूँ, इसे मैं कुछ भी बोल देता हूँ, एक्स बोल देता हूँ। बस यही चीज़ हमने फाइंड करनी है, बी माइनस सी किसके बराबर होगा। अगर ए बराबर बी प्लस सी ए के बराबर है तो बी माइनस सी किसके बराबर होगा। हमें करना कुछ नहीं है ख़ास, यहाँ से किसी भी एक चीज़ को हटा देना है, दूसरा चीज़ उसके बराबर में ले आना है। देखो मैं इस इक्वेशन में b की वैल्यू को मैं अलग कर देता हूँ। देखो b यहाँ पर रखूँगा, c उधर भगा दूंगा। b बराबर है a माइनस सी के। b की जगह मैं क्या अब लिखूँगा, a माइनस सी लिखूँगा। कहाँ, दूसरी इक्वेशन में b की जगह लिखूँगा a माइनस सी। ये रहा b इज इक्वल बी a माइनस सी बराबर है x के। आई बात समझ में। ये जो माइनस सी ये लिखा हुआ है, ये तो एज इट इज़ माइनस सी लिखा हुआ है, मगर a माइनस सी कहाँ से आया, ऊपर से आया। देखो a माइनस सी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, a का a आ गया, ये भी माइनस है, दो माइनस हैं, क्या दो हैं, c हैं, तो 2c आ जाएगा और ये x आ जाएगा। वो जो वैल्यू होगी b और c का डिफरेंस होगा वो होगा a माइनस 2c होगा, और यही हमारे यहाँ पर d पर ऑप्शन है, a माइनस 2c इसका राइट आंसर है। आगे देखो, फॉर वेट वैल्यू ऑफ x इज 2x प्लस 4। खैर से मैं देख लूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो रहा है, वो है क्या चीज़। ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखें इसको, इन जैसे क्वेश्चन के लिए हमने बेस को सेम करना पड़ता है। तो बेस को कैसे सेम करेंगे, 8 को किसी की पावर बनाना पड़ेगा। 8 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 3 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो वैसे ही लगी रहेगी। अब आगे 16 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 4 के बराबर होता है 16, और उसके ऊपर जो पावर थी वो वैसे ही लगी रहेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी किसकी पावर है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे पता है आपको किस किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं अलग से कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ। आपके लिए एक और प्रॉब्लम हो रही है कि बगैर कैलकुलेटर को कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन, बगैर कैलकुलेटर के। और ये भी, इसमें से आज की वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। अब देखो, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो पावर से मल्टीप्लाई होती है। 3 2 6 x माइनस 3 4 12, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 x, सही है। अब आगे देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब ये बराबर है, ये हो जाएगा, ये क्या है 6x माइनस 12 बराबर है 4x, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए हमें, ये 4x यहाँ पर आ जाएगा। 6x माइनस 4x माइनस 12 बराबर है, यहाँ पर 0 हो गया। अब देखो 6x माइनस 4x कितना होता है, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस 12 है, ये इक्वल टू के अगर उस तरफ चला जाए तो प्लस 12 हो जाएगा, हो गया प्लस 12। ये x लिखा हुआ है, हमें x चाहिए, x को यहीं रखेंगे, 12 के नीचे 2 डाल दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर है 2 1 2 2 6, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा।
उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, और इसका बाकी क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं सॉल्व, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अगली जो गवर्नर सिंह का टेस्ट होगा, जैसे ही टेस्ट होगा उसी दिन ही हम वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो बनाएं तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।